respected office bearer, my senior colleagues और my friends. सबसे पहले मैं ऑफिस बियरर ने जो शुरुआत की है एक ये सीरीज की कि हर सब्जेक्ट पर एक सेमिनार हो, ये वाकई काबिल तारीफ है और बहुत अच्छा स्टेप इनका है. देन मैं अगेन उनका थैंकफुल हूँ अपनी बार मेंबर्स का, ऑफिस बियरर का, कि मेरे को इस लायक समझा कि मैं आके एड्रेस करूँ. और जो मैंने मेरे इस वकालत के टाइम में जो सीखा है मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको ब्रीफ करूँ. और अगर किसी को किसी के बारे में कोई बात पूछनी हो, कोई क्वारी हो, तो मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई प्रॉपरली मैं दूं. मेरे को आज जो सब्जेक्ट मिला है वो है बेल एंड क्रिमिनल ट्रायल. फर्स्टली आई विल टेक बेल. और बेल को समझने से पहले मैं चाहूंगा कि इस बेल के कंसेप्ट के पीछे क्या रीजन है, क्यों बेल के प्रोविजन क्रिमिनल लॉ में दिए हैं. तो इसके लिए फर्स्टली जो आदमी है, ह्यूमन जो क्रिएचर है, वो पैदा हुई है, वो एक विद लिबर्टी हुई है. आदमी नहीं, जानवर, पशु, हर आदमी चाहता है कि मैं लिबर्टी हो मेरे पास, फ्रीडम हो मेरे पास टू लिव लाइफ. और इसी फ्रीडम को सिक्योर करने के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेकर थे, उन्होंने आर्टिकल 21 का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला कि किसी भी आदमी को पर्सनल लिबर्टी से लाइफ का जो राइट है टू लिव द लाइफ, उसको विदाउट प्रोसेस ऑफ लॉ यू कैन नॉट करटेल दिस लिबर्टी. इस चीज को फर्दर आगे बढ़ाया हमारे जो प्रोसेस जो लॉ मेकर लेजिस्लेचर ने इन क्रिमिनल लॉ में. क्रिमिनल लॉ का बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है, प्रेजम्पशन ऑफ इनोसेंस. यहीं से शुरू करनी पड़ेगी अपने को कि टिल ही द अक्यूज प्रूव्ड गिल्टी ही प्रेज्यूम्ड टू बी इनोसेंट. और इनोसेंस जी प्रेजम्पशन आपने ले ली, देन यू कैन नॉट सेंट ए पर्सन इन प्रिजन फॉर इनडेफिनिट टाइम विद एनी एक्यूजेशन. जब तक वो प्रूव ना हो, टिल देन यू कैन नॉट से ही इज गिल्टी फॉर दैट. और अगर गिल्टी आप नहीं मान रहे हो, देन व्हाट इज द पर्पस फॉर टेकिंग हिम बिहाइंड द बार. इसके लिए फिर उन्होंने कहा क्योंकि ये एक आदमी 4 साल 5 साल 2 साल अगर प्रिजन में डिटेन करोगे आप ड्यूरिंग ट्रायल, और देन कोर्ट विल से यू आर इनोसेंट, यू कैन गो, देन हु विल पे द पीरियड ही स्पेंट बिहाइंड द बार्स. इस ऑल थिंग्स को टोटली रख के सर ये बेल का प्रोविजन डाला. और प्रोविजन के साथ साथ जो अगर आप सुनेंगे लेटेस्ट अपने इसमें मीडिया में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, सोशल मीडिया पर आ रहा है जो सिंस वैसे 2020 से अपेक्स कोर्ट गाइडलाइंस दे रही है बेल के ऊपर. अभी अभी लेटेस्ट जो दिल्ली वाला केस है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनके सिसोदिया जी थे, उसके अंदर भी अपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया है कि बेल 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 इज ए रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन. जेल तो आप अपवाद जो है एक्सेप्शनल केसेस में आप जेल में रखोगे, अदरवाइज ड्यूरिंग ट्रायल बेल है जो एक्यूज है उसका एक राइट है, यू कैन नॉट डिफीट हिम. तो इन चीजों को रखे, प्रेजम्पशन ऑफ इनोसेंस इज देयर. बेल के ऊपर फर्दर ये कह दिया कि ये रूल है, बेल तो आपको देनी ही देनी पड़ेगी. और इन जेल इज एक्सेप्शन. आगे फर्दर इन चीजों को चलाते चलाते आया जी कि फिर आप डालिए इसमें बेल का प्रोविजन क्रिमिनल में कि ड्यूरिंग द ट्रायल, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ ट्रायल ही शुड बी ऑन बेल. और उसके पीछे पर्पज भी है. नंबर 1 पर्सनल लिबर्टी को स्कोर करना है. नंबर 2 कि उसको एक ट्रायल फेस करना है बिफोर कॉम्पिटेंट कोर्ट. और ट्रायल फेस करने के, ट्रायल में भी मर्डर केस का हो सकता है, इसमें डेथ इंप्रिजनमेंट और लाइफ है. तो उसके लिए ही शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट इवेंचुअलिटी. उसके लिए अगर वो आदमी इमीडिएटली आफ्टर नेमिंग इन एफआईआर अरेस्टेड हिम एंड सेंट बिहाइंड द बार, हु विल प्रिपेयर, हु विल असिस्ट हिज काउंसिल. इसके लिए नंबर 1 लेजिस्लेचर ने ध्यान में रखा कि ही हैज टू डिफेंड हिमसेल्फ एंड बिहाइंड द बार ही इज अनेबल टू डिफेंड हिमसेल्फ. तो देन नंबर 1 पर्पस बेल का ये हुआ कि जी उसको टेम्पररी रिलीज करो और ताकि वो अपने केस को डिफेंड करे. नंबर 2 बेल का पर्पस कि वो जो हार्डन्ड क्रिमिनल्स हैं आपके जेल में, उनमें मिक्सचर से बचेगा. हो सकता है कि इनोसेंट पर्सन है, पता नहीं किस हालत में उससे क्राइम हुआ है, देन उसको इस चीज से भी सेव करने के लिए. और इन दिस बैकग्राउंड की हमारा जो क्रिमिनल लॉ सिस्टम है वो रिफॉर्मेटिव है. इसका पर्पज यही है कि हर एक आदमी को एक मौका आप अपने आप को रिफॉर्म करने का दीजिए. तो इन सारी चीजों को देख के एक प्रोविजन डाल दिया इसमें कि ही शुड बी ऑन बेल. और बेल का मीनिंग क्या हुआ जब बेल हुआ? तो बेल का मीन है कि कोई एक्विटल नहीं है, इट इज ओनली टेम्पररी रिलीज फ्रॉम द कस्टडी. If accusation is made or any suspected person is arrested,
देन दिस प्रोविजन हैज बीन इंसर्टेड इन द लॉ कि जी इसको टेम्परेरीली रिलीज कर दो ताकि ही शुड प्रिपेयर और वो अपने आप को सोशल लाइफ बचा सके, फैमिली लाइफ बचा सके, अपने आप को डिफेंड कर सके। तो इस बैकग्राउंड में मैं आऊंगा कि बेल ये हुई। बेल से पहले एक पोजीशन वेरी नेसेसरी है टू क्लियर कि अरेस्ट के लिए पहले अरेस्ट होगी तभी बेल होगी। तो अरेस्ट के जो प्रोविजंस हैं वो मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मैं लिख के भी लाया हूं। ओल्ड सीआरपीसी में सेक्शन करीब करीब टिप्स पर सेक्शन 41 और अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जजमेंट है, उसमें गाइडलाइन दी है। पर अब जो बीएनएसएस आ गई इसमें रेलेवेंट सेक्शन है, कोरस्पॉन्डिंग सेक्शन 35। सेक्शन 35 में गाइडलाइंस दी है आफ्टर कंसीडरिंग द अर्नेश कुमार केस और सत्येंद्र अंटिल केस 2023 सुप्रीम कोर्ट कि जी आप इन केसेस में आप अरेस्ट कर सकते हो। उसके लिए ऑफेंसेस को उन्होंने कैटेगरीज बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने और लेजिस्लेचर ने। वो कैटेगरीज क्या है? वो कैटेगरी नंबर 1 है ऑफेंसेस विच आर पुनिशेबल अप टू 7 ईयर और लेस देन 7 ईयर। नंबर 1 कैटेगरी ये हुई। नंबर 2 अदर ऑफेंसेस विच आर पनिशेबल विद मोर देन 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट, डेथ और मोर देन 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट। नंबर 3 है वो है इकोनॉमिक ऑफेंसेस है कि फाइनेंशियली आपस में लेन देन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है या सिविल नेचर के कोई केस है या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जहां पर आपस में, वो एक कैटेगरी में आ रहे हैं कि ये एक कैटेगरी ये हो गया। और चौथी कैटेगरी जो है ऑफेंसेस की जो ले डाउन की क्रिमिनल अपेक्स कोर्ट में जो जितना मैं समझ पाया हूं, चौथी कैटेगरी है स्पेशल एक्ट की। स्पेशल एक्ट में आपके आ जाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यूएपीए एक्ट, आपका पॉक्सो एक्ट, एससी एसटी एक्ट और सच का एनडीपीएस एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये आपकी आ जाएगी चौथी कैटेगरी में ऑफेंसेस। तो मैं इनको डील करूंगा वन बाय वन कि फर्स्टली अरेस्ट पर मैं था। तो अगर आप अब लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट सॉरी जो बीएनएसएस आई है उसमें सेक्शन 35 इसके आप देखोगे दोनों जजमेंट्स। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रायर टू ओपनिंग द चैप्टर ऑफ बेल ये दोनों जजमेंट आप जरूर पढ़िए। नंबर 1 अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 सुप्रीम कोर्ट, दूसरी सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई ये 2023 सुप्रीम कोर्ट केसेस में है, पेज नंबर 1 पर। उसके अंदर गाइडलाइंस दी है कि अरेस्ट कब मस्ट है। अब उन दोनों जजमेंट्स में ये क्या, उन दोनों को फॉलो करके ही बीएनएसएस जो 2023 में आई नई गिफ्ट दी हमारे को लेजिस्लेचर में, उसमें सेक्शन 35 में भी ये प्रोविजन डाल दिया। उसमें सेक्शन 35 ये कहती है कि अगर ऑफेंसेस आर पनिशेबल अप टू 7 ईयर और लेस देन 7 ईयर and the investigating officer thinks that the accused is respectable person, there is no chances that he will repeat the offenses or he will indulge in other crimes, then there is no necessity to arrest that person. उन हालत में क्या करेगा? he will take पुलिस बेल, इन्वेस्टिगेशन वो ज्वाइन कर लेगा, he will complete the investigation and put the report under section 170 जो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट है 170 की जहां 173 में सबमिट होती है, 170 में वो कोर्ट में पेश कर देगा और कोर्ट भी लास्ट एक्यूज कि प्लीज कम एंड मार्क योर अटेंडेंस हियर। उसमें सत्येंद्र कुमार अंटिल में वेरी मच क्लियर है, 170 सीआरपीसी के ऊपर उन्होंने डिफाइन किया है कि उस इवेंचुअलिटी में अगर एक्यूज आए देन कोर्ट कैन शुड नॉट आस्क हिम टू फाइल इवन ए बेल एप्लीकेशन, क्योंकि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस बेल? बेल का पर्पस है टू सिक्योर हिज पर्सनल अपीयरेंस कि जी मैं जब ट्रायल चलेगा ड्यूरिंग दिस ट्रायल आई विल अपीयर बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट, देन देयर इज नो नेसेसिटी इन सच केसेस टू फाइल बेल एप्लीकेशन आल्सो। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि क्या प्रॉब्लम होती है हमारे कि इन नंबर ऑफ केसेस जहां ये जाट आरक्षण के हैं या पॉलिटिकल केसेस है या फिर आपके कंप्लेंट केसेस है जिनमें समनिंग हो जाती है, उनके अंदर ये प्रॉब्लम आती है जी अब बेल का क्या करें, और आमतौर पर भागते हैं प्री अरेस्ट बेल की तरफ। बट आप सत्येंद्र कुमार अंटिल को देखोगे और वो क्लियर कट ये मैसेज दे रहे हैं कि जहां इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली एक्यूज ने, एक्यूज कोऑपरेट कर रहा है प्रॉपरली, एक्यूज की एक रेस्पेक्ट है समाज में, देन देयर इज नो नेसेसिटी टू अरेस्ट हिम, प्रोड्यूस हिम इन कोर्ट, देन सेंड हिम जेल एंड देयर आफ्टर रिलीज हिम ऑन बेल। हियर दिस इज अननेसेसरी एक्सरसाइज। तो प्लीज कम इन द कोर्ट। कोर्ट में भी आगे देखिए जब नया सेक्शन जो रिगार्डिंग पुराना तो 88 और 87 था कि जब इश्यू करते हैं इनिशियल स्टेज पर सिक्योर फर्जेंस करने के लिए, तो ऑनरेबल
सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है कि उसमें भी आप वारंट मत इश्यू कीजिए स्ट्रेट वे, क्योंकि आपको उसकी प्रेजेंस सिक्योर करनी है, देन यू शुड इश्यू अवेलेबल वारंट, and after repeated available warrants, if doesn't appear in the court, then you should issue non-available warrant only to secure his presence. तो presence जैसे ही आ गया तो then you should release him on bail. तो I mean to say कि यहाँ पर अरेस्ट में डिस्कस कर रहा था, तो अरेस्ट के मामले में जहां अरेस्ट हो वहां कैटेगरीज होगी ऑफेंस की कैटेगरीज में 7 ईयर और अप टू 7 ईयर में बेल एज ए मैटर राइट यू कैन क्लेम। अब अरेस्ट आने के बाद नेक्स्ट प्रोविजन आता है बेल का। बेल का पर्पज में डिफाइन कर दिया, बेल का मतलब टेम्परेरी रिलीज हो गया। तो अब मैं ये सबमिट करूंगा कि टाइप्स ऑफ द बेल, कितने टाइप्स की बेल होती है। नंबर बट नेचुरल है, एक तो अरेस्ट के बाद नंबर ऑफ प्रोविजंस आर देयर कि उनमें बेल होती है, और रेगुलर बेल हो चाहे डिफॉल्ट बेल हो। बट प्रायर टू अरेस्ट देयर इज ए प्रोविजन इन सीआरपीसी टू रिलीज द एक्यूज ऑन बेल, और दैट प्रोविजन इज एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल ओल्ड सेक्शन इज 438 सीआरपीसी और 482 आपका बीएनएसएस में आ गया। इसका पर्पज क्या है? देखो, बेल के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट या नेचुरल जस्टिस इतना लिबरल है, हमारी सीआरपीसी इतनी लिबरल है, हाई कोर्ट, तो देन लेजिस्लेचर को भी ये मजबूर होना पड़ा कि जी ये अरेस्ट को रोकना हर हालत में जरूरी है। और अरेस्ट को रोकने के लिए 1898 की सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि कोई प्री अरेस्ट भी है। उसके पीछे रीजन था, उस टाइम इतनी पाल्स इंप्लीकेशन या पॉलिटिकल राइवलरी नहीं होती थी कि आपको कोई आदमी सोच भी सके कि मेरे को बिकॉज ऑफ एनी रीजन कि एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट सेंटर लेवल पर, या पॉलिटिकल पार्टीज का कोई स्ट्रॉन्ग लीडर है और दूसरे आदमी का जो एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन रखता है समाज में या पॉलिटिकली जैसे भी हो, और उसका कैरियर हमें स्पॉइल करना है, देन दे कैन यूज द मिसयूज द पावर ऑफ पुलिस, दे कैन मिसयूज द अदर फैक्ट्स आल्सो। इस पर्पज को जैसे ही ये 70s के डेकेड में ये पोजीशन बड़ी पॉलिटिकल राइवलरीज को आपने सेटल करने के लिए, अपोजिशन को और टॉर्चर हरेस करने के लिए आपने पकड़े अंदर कर दिए, देन ये प्रोपोजिशन रियलाइज हुई कि देन दिस इज मिसयूज ऑफ द लीगल प्रोसीजर। और उस टाइम आपके लॉ कमीशन की 41st रिपोर्ट आई, उसके अंदर रिकमेंड किया कि जी इस तरह का एक प्रोविजन डालिए ताकि ये स्टेट है, जो सरकारें हैं या प्रभावशाली आदमी है, ये अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके अपोजिशन वालों को या कोई और आदमी को। जैसे आपका इंडस्ट्रियलिस्ट है, नंबर ऑफ एग्जांपल आपको मिल जाएंगे कि जो सुपर थे पॉलिटिक्स में, प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर के लेवल में, आप देखोगे हिस्ट्री में नंबर ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट को क्यों उनको तबाह कर दिया, जैसे डालमिया का था, इसीलिए कर दिया कि वो उनको ओबे नहीं कर रहे थे, उनके अपनी कमर सीधी थी। तो इन चीजों को रोकने के लिए लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया कि जी एक ऐसा प्रोविजन डालो, और 1973 की सीआरपीसी में देन दे इंसर्टेड द प्रोविजन ऑफ 438 सीआरपीसी। 438 सीआरपीसी रूटीन में जनरली वी कैन से इट इज एंटीसिपेटरी बेल, बट नो सच लैंग्वेज हैज बीन यूज्ड इन सीआरपीसी कि एंटीसिपेटरी वर्ड इज नॉट देयर। वर्ड क्या है वहां पर, और मीनिंग डेफिनेशन क्लोज में या 438 में जाओगे तो ये है कि इफ एनी पर्सन हैज एप्रीहेंशन ऑफ हिज अरेस्ट ऑन फॉल्स एक्यूजेशन, देन ही कैन अप्लाई बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट फॉर प्री अरेस्ट बेल। और प्री अरेस्ट बेल का मतलब कि जी मैं आई एम रेडी टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन, my custodial interrogation is not required and nothing incriminate is to be recovered from me, and I have such a respect in our society कि मेरे ये लेवल है, ये मेरे फॉर पेरेंट्स का लेवल है, फॉर फादर्स का है, मेरी आज समाज में ये इज्जत है, मेरे बच्चे ये है, देन प्लीज सेव मी फ्रॉम द कल्प्रिट। देन हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन विल ऑर्डर आफ्टर गिविंग नोटिस टू द स्टेट कि जी प्लीज one more thing is here कि after perusal of all the allegations it shows that nothing is there against this person, then the court of session or high court can direct the arresting agency or any magistrate कि please whenever he appear before him you should release him on bail। तो यहां भी अरेस्ट मस्ट है, अगर प्री अरेस्ट बेल होती है then भी अरेस्ट मस्ट है, बट आप जस्ट आफ्टर अरेस्ट that officer is bound to release him on bail। This is the provision of anticipatory bail। Anticipatory bail
मैं अब यही मैं ले लेता हूं कि ग्राउंड्स क्या होंगे आपके, कि इन व्हाट सर्कमस्टांसेस you can apply for bail or what is to be drafted in your application. इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रूव योर स्टेटस इन द सोसाइटी, योर पर्सनल लेवल लाइफ ऑफ लिविंग, योर क्रिमिनल एंटीसीडेंट इफ यू हैव और नॉट, और टाइप ऑफ दैट क्रिमिनल एंटीसीडेंट, कि मेरे को इन केसेस में पहले भी देखो पॉलिटिकल रीजन से इन्होंने इम्प्लीकेट किया है, स्टिल आई हैव अप्रीहेंशन की सरकार बदल गई है, मेरे को अंदर करेंगे। नंबर एक। नंबर दो, आपको जो एक्विजिशन है आपके खिलाफ, उसमें जरूरी नहीं है कि एफआईआर ही लो जो पहले, इवन ए सिंपल एप्लीकेशन हैज बीन मूव्ड अगेंस्ट यू, देन आल्सो यू कैन फाइल प्री अरेस्ट बेल के लिए यू कैन अप्रोच द कोर्ट, और उसमें आप दिखा सकते हो कि ये एलिगेशंस है मेरे पास, और आफ्टर पेरिजल ऑफ दोज एलिगेशंस प्लीज सी नथिंग इज मेड आउट अगेंस्ट मी, इफ एनीथिंग इज मेड आउट दैट इज बेलेबल, और इफ नॉन बेलेबल इज आल्सो nothing is to be recovered from me, custodial interrogation no purpose will be solved। ये आपको एक आप प्लीडिंग लेओगे अपनी और मैटर आर्ग्यू करे हुए, then court will if found it proper release on direct that authority to release you bail in the event of your arrest। This is the my submission is about pre-arrest bail or pre-arrest bail is not itself final। If after releasing on bail the accused or the suspecting person misuse that condition imposed by the court in the event of releasing on bail, then same can be cancelled also। तो ये प्रोविजन है। अब some bar is also there and for granting anticipatory bail। फर्स्ट बार तो सेक्शन आईपीसी itself में दे दी है कि सेक्शन 65, अब ये बीएनएस आई है इसके अंदर 65 और सेक्शन 70। 65 इज कि सेक्सुअल इंटरकोर्स विद ए गर्ल बिलो 16 और 18 ईयर, कि अगर ऐसा कोई ऑफेंस है, देन पॉक्सो के ऑफेंसेस है, देन एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन विल नॉट लाई। नंबर 2, सेक्शन 70 ऑफ बीएनएस गैंग रेप के जाकेश है। गैंग रेप में बीएनएस इटसेल्फ बार कि जी इन सेक्शन 70 में यू आल्सो हैव नो राइट टू फाइल एप्लीकेशन फॉर प्री-अरेस्ट बेल। देन वन प्रोविजन इज आल्सो देयर, एससी और एसटी एक्ट सेक्शन 18 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट 1989 का ये, उसके अंदर भी सेक्शन 18 में कह दिया जी कि ये बेल एंटिसिपेटरी इज नॉट मेंटेबल अंडर दिस एक्ट। बट लेटेस्ट प्रोनाउंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड मेनी अदर हाई कोर्ट्स हैव डिलीवर्ड जजमेंट नंबर ऑफ टाइम्स कि simply to say or simply by going through the section 18 you can deprive a person for the benefit of this 438, because if after perusal of entirely perusal of your allegations or FIR or case, it shows that there is no case of SC or ST, section 3 SC or ST is made out, then bail, pre-arrest bail can be granted to that person। और उसके लिए प्रोविजन अगेन दिया, अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट अभी आया आपका जुलाई या अगस्त में, उसमें कहा कि इसका क्या क्राइटेरिया है कि केस मेड आउट और नॉट। एक सिंपली किसी एससी और एसटी जो बिलोंग कर रहा है पर्सन, उसको उसके कोई अकरेंस हो गया या कोई इंसिडेंट हो गया, तो ऑटोमेटिकली प्रोविजन विल नॉट अट्रैक्ट। ऑफेंस इंग्रेडिएंट विल अट्रैक्ट ओनली व्हेन यू नोविली डिफेम हिम और हरेस हिम, बीइंग ही इज ए पर्सन ऑफ दैट कम्युनिटी, देन द प्रोविजंस विल अट्रैक्ट। सिंपली एक अननोन पर्सन से आपकी अल्टरकेशन होगी और उसने एफआईआर करा दिया, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली द पर्सन बिलोंग टू दैट सोसाइटी, तो नो वन कैन से कि योर इंटेंशन वाज टू डिफेम हिम और हरास हिम बिकॉज़ ही वाज बिलोंग टू सच। तो इन सच सर्कमस्टांसेस एंटिसिपेटरी बेल इन एससी और एसटी एक्ट इज आल्सो मेंटेनेबल और कैन बी ग्रांटेड। दूसरा प्रोविजन हुआ कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अगर आप ओरिजिनल देखेंगे अमेंडेड होने के बाद, तो ये निर्भया कांड के बाद तो इसको कंफ्यूज हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या इसका पर्पस है, कैसे इसको डील करें। पर प्रायर टू दिस निर्भया कांड 2015 के अमेंडमेंट से एक प्रोविजन था कि जुवेनाइल है, बिलो 18 ईयर पर्सन, बॉय है, कोई चिल्ड्रन है, he cannot be number 1 arrested, he cannot kept in police custody, he cannot sent in the jail, or immediately if he has no criminal precedent or otherwise his release will defeat the provision, then he should be released on bail immediately by the board। But and in that eventuality it was ruled or it was decided by or it was
मैनी जजमेंट्स ऑफ हाई कोर्ट्स आर देयर कि जी इसमें एंटीसिपेटरी बेल लाई नहीं करती। क्यों? क्योंकि देयर इज नेसेसिटी नहीं है। अब आप एक 15-16 साल के बच्चे को पढ़ के ले आए हो तो द बोर्ड इज बाउंड टू रिलीज हिम ऑन बेल, तो देयर इज नो नेसेसिटी फॉर एंटीसिपेटरी बेल। बट इन द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांस एट प्रेजेंट जो है उसके अंदर अब बॉम्बे हाई कोर्ट आया है, उसमें ये कह रहे हैं कि नहीं जी एंटीसिपेटरी बेल यू कैन मूव अंडर जेजे एक्ट आल्सो। तो दो एक्ट ये वेरी मच क्लियर कि इनके अंदर जो एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं था, नहीं एप्लीकेबल था, उनके अंदर भी अब धीरे धीरे पोजीशन क्लियर हो रही है और ये हो रहा है कि दिस प्री अरेस्ट बेल कैन यू कैन अवे। ये मेरी जो है सबमिशन रिगार्डिंग दिस प्री अरेस्ट बेल। अब आज हम डिस्कस करेंगे कि आफ्टर अरेस्ट व्हाट इज द प्रोविजन, विच आर द प्रोविजन अंडर विच यू कैन क्लेम फॉर बेल। और इसके लिए मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दूंगा, किताबों को साइड में छोड़ के नए एडवोकेट्स हैं इनको, कि सबसे पहले आपके पास क्या आता है। आपके पास एक क्लाइंट आएगा, एक एफआईआर होगी, ये बाबूजी ये मेरा केस है, प्लीज गो टू रिलीज माय पर्सन ऑन बेल। आप देखेंगे उसके लिए आपको फर्स्टली यू हैव टू गो थ्रू द एफआईआर। इन सपोज इंजरी केस है, देन यू विल गो थ्रू द मेडिकल रिपोर्ट। उसके अंदर एफआईआर में आप प्लीज ये जो 3-1 है मेजर क्रिमिनल मेजर एक्ट, जिसको चांदला जी थे वो गीता कहते थे, कि इस गीता को आप अपने पास रखिए हर टाइम। उसी टाइम आप खोलिए उसको, शेड्यूल खोलिए और शेड्यूल में देखो कि ये ऑफेंसेस जो इसमें एफआईआर में है, वेदर दोज ऑफेंसेस आर बेलेबल और नॉन बेलेबल। इफ यू फाउंड दैट द ऑफेंसेस आर बेलेबल, देन यू कैन अश्योर हिम की जमानती ले आओ, आई विल फर्निश बेल एंड श्योरिटी बॉन्ड। इफ द ऑफेंसेस आर नॉन बेलेबल, देन यू हैव टू डू समथिंग, और उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि जी ऑफेंस क्या है, ये ओरल एलिगेशन, ये मेडिकल एविडेंस, ये 324-326 होती है। देन रोल ऑफ दैट पर्सन जिसको आप बेल कराना है, कि इसका ओनली ललकारा है या इसकी मेन एक्यूज है या इसकी सिंपल इंजरी है, उन चीजों को लेके आप देन यू विल गो फर्दर फॉर बेल। उसके लिए आपके स्टेशन की नंबर 1 इसी में फिर आए बेलेबल ऑफेंस में। बेलेबल ऑफेंस में द एसएचओ ऑफ द कंसर्न पुलिस स्टेशन शैल रिलीज दैट पर्सन ऑन बेल ऑन फर्निशिंग हिज बेल बॉन्ड्स। सिंपली यू नो वन कैन क्लेम कि जी बेलेबल है, यू हैव नो राइट टू अरेस्ट मी। ही हैज राइट टू अरेस्ट सब्जेक्ट टू द you when you fail to furnish the bail bonds, he can ask you for submit those things. नंबर 2, when नंबर 1 एसएचओ अरेस्ट के टाइम, नंबर 2 इन द अपीयरेंस ऑफ बिफोर द कोर्ट, कोर्ट इज आल्सो बाउंड टू रिलीज हिम ऑन बेल। और इसके लिए प्रॉपर सेक्शन था 436। अब उसका आ गया 436 का जी 478 जहां से बेल के प्रोविजन शुरू होते हैं, पहला सेक्शन है बेलेबल ऑफेंसेस में। तो बेलेबल ऑफेंस के लिए SHO is bound to release him on bail or on appearance before the court, that magistrate is also bound to release him on bail. Then offences आते हैं आगे non bailable offences में। Non bailable offences में first you have to move when accused is produced before magistrate, then provision of 480 will attract। 480 में very clear cut provision is there, when any suspected person of an offense is produced produced in the court except other than high court or session court, even clear meaning ki before magistrate, then he shall be released on bail except the offense is punishable with death or imprisonment for life। अगर life or death से imprisonable नहीं है, then he can get the bail before under section this 480 from the magistrate। Though offences are triable by magistrate, not punishable with death or this life, then you can very easily can say learned magistrate की please sir, this is my bail application and please you decide this। यहाँ भी एक आ जाती है वेरी इंपॉर्टेंट क्लोज जो नया बीएनएस में फाइल इंसर्ट किया गया है, कि अप टू 7 ईयर ऑफेंसेस जो है उसमें आप बेल मूव करोगे बिफोर मैजिस्ट्रेट, देन देयर इज नो नेसेसिटी टू गिव नोटिस टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्यों? बिकॉज पुलिस फाइल इज बिफोर मैजिस्ट्रेट, accused is before magistrate, public prosecutor is there, IO is there and defense counsel is there। तो offense is पुलिस, ये very important है, ये गाइडलाइन दी है 7 ईयर तक वाली। इन up to 7 year और up to 7 year में there is no necessity to give notice to the police। If the offenses are punishable more than 7 year, then
learned magistrate will give notice to public prosecutor, ask him to reply, his side also be listened by him, and thereafter he will decide the bail application. इसके अंदर अब लेटेस्ट जो आ गया, एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सा चीज आई है कि सेक्शन 167 है, 167 पहले सीआरपीसी का 187 इज अब देयर। 167 में ये प्रोविजन था कि इफ इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 24 आवर देन द पर्सन विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट एंड ही कैन grant his further custody. Custody means further custody means it can be judicial custody or it can be police custody. If suppose he grants police custody, in that law 167 CRPC, that police custody cannot be more than 15 days. After 15 days, that magistrate is bound to send him in judicial custody. This was the provision. Then there was no difficulty there at that time. But now नंबर ऑफ जजमेंट्स आई कि उसमें ये कहा कि जी ये प्रोविजन तो मिसयूज हो रहा है, कि जी कैसे हो रहा है, और वो भी टाइम था फर्स्ट 15 डेज में। आफ्टर लैप्सिंग दैट फर्स्ट 15 डेज रिमांड द कस्टडी कैन नॉट बी कन्वर्टेड। सपोज कि आदमी 15 दिन में पुलिस रिमांड पर नहीं गया और 16वें दिन आके आप 167 में कहते हो जी हमारे को पुलिस कस्टडी रिक्वायर्ड है, देन 167 सेज नो यू कैन नॉट क्लेम हिज पुलिस कस्टडी। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने काफी माथापच्ची करके और 2021 में एक अथॉरिटी आई, उसमें कहा कि ये तो बहुत गलत है। अब 14 दिन निकालने हैं, 14 दिन तो आप सेटिंग करके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, किसी भी तरीके से आप फर्स्ट 14 डेज यू कैन पास एनीवेयर, आईओ से हो जाएगा, अथॉरिटीज से हो जाएगा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो जाएगा, देन आफ्टर 14 डेज यू कैन नॉट क्लेम कस्टडी, पुलिस कस्टडी, देन व्हाट इज अबाउट द इन्वेस्टिगेशन, फ्रॉम वेयर यू विल कलेक्ट द मैटर। Then this provision was inserted in BNSS। इसमें ये कहते हैं कि जी पुलिस कस्टडी तो आप 15 डेज की ले सकते हो, बट पहले जो प्रोविजन था कि पहले 15 दिन में कस्टडी ले सकते हो पुलिस केयर, उसके आफ्टर इलेक्शन दैट टाइम द कस्टडी विल नॉट चेंज। इस प्रोविजन को इन्होंने चेंज कर दिया 187 में। 187 में कहते हैं कि इफ ऑफेंसेस आर पुनिशेबल अप टू 10 ईयर देन यू कैन क्लेम हिज कस्टडी विद इन फर्स्ट 40 डेज। पहले दिन आपने इसको पुलिस रिमांड लिया 2 दिन का, दूसरे दिन 2 दिन का लिया, 5 दिन हो गए, उसके बाद आपने उसको जुडिशियल कर दिया और आपको 30 दिन बाद पता नहीं क्या मैटर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने आया, देन आपको पता लगा कि इसकी पूछताछ इज अगेन रिक्वायर्ड, यू कैन टेक हिम इन पुलिस कस्टडी बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट कैन ग्रांट हिज पुलिस कस्टडी। Similarly, in other offences, which offences are more punishable more than 10 year life or death, उसमें first 60 days तक the custody can be converted. But important is that custody in totality shall not be more than 14 days. तो ये आया इस प्रोविजन में। अब ये आया जो मैं बेल आर्ग्यू कर रहा था, बेल के प्रोविजन आपको बता रहा था 480 के, कि मजिस्ट्रेट साहब के कि जी आप बेल कर दी, चलो बेल वो कर भी दे या वो ना करे तो आप सेशन कोर्ट से आप बेल कर ले लेते हैं, देन प्रोपोजिशन विल एक डिफिकल्टी विल क्रिएट कि जी अगर आपने 25वें दिन बेल कर दिया, 1 महीने के बाद बेल कर दी, बट आफ्टर रिलीजिंग ऑन बेल ये आए कि जी इसकी कस्टडी फर्दर रिक्वायर्ड है, देन फ्रॉम वेयर वी विल स्टोर हिज पुलिस कस्टडी। उसके लिए फिर 480 के अंदर एक प्रोविजन डाल दिया लेजिस्लेचर ने कि व्हाइल ग्रांटिंग द बेल ऑफ द एक्यूज अंडर दिस सेक्शन bail cannot be refused on the ground कि जी इसकी पुलिस कस्टडी इन फ्यूचर रिक्वायर्ड है। वेरी नाइसली, वेरी इंटेलिजेंटली दिस प्रोविजन हैज बीन इंसर्टेड। दूसरा ये डाल दिया कि इस ग्राउंड पर भी आप डिक्लाइन नहीं कर सकते बेल को कि जी इसकी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है नहीं, नो, दिस इज नो ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल ऑफ द बेल। तो इन ऑफेंसेस में जो 480 है इसमें यही है कि ये इन कंडीशंस पर बेल हो सकती है, और दिस बेल ऑर्डर इज नॉट फाइनल इफ ही मिसयूज द कंसेशन ऑफ बेल। तो 437 पास थी, 480 में एग्जैक्ट सेक्शन मेरे ध्यान नहीं है, बेल कैन बी कंसील्ड बाय द मजिस्ट्रेट अगर ये मिसयूज कर रहा है। ये ऑफेंसेस में इनमें हुई। देन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ओवरऑल ये देखेंगे कि ऑफेंसेस पनिशेबल डेथ और लाइफ, इवन देन मजिस्ट्रेट कैन ग्रांट बेल टू दैट एक्यूज। किन सर्कमस्टांस में इफ that accused is a child below 16 years, then magistrate has power to grant release him on bail. नंबर 2 वुमेन, औरत है, औरत मतलब इसके पीछे प्रोविजन इसीलिए
इंसर्ट किया गया कि औरत है, उसके 2 साल का 6 महीने का बच्चा है। और नंबर ऑफ केसेस आर देयर इन आवर कोर्ट आल्सो कि जहां आप जाओगे जेल में तो वहां देखेंगे कि हजारों बच्चे हैं, सैकड़ों बच्चे विदाउट एनी रीजन वो बेचारे वो माँ के साथ साथ वहां भी जेल में सेंटेंस सर्व कर रहे हैं। इस पर्पज को टू स्टॉप दिस प्रोविजन, और लेडी है उसका सोशल स्टेटस भी अलग है हमारी सोसाइटी में, देन मजिस्ट्रेट कैन ग्रांट बेल टू हिम, कैन गिव बेनिफिट ऑफ बेल टू हिम आल्सो, हर आल्सो, सॉरी। तीसरी है कि अगर कोई ओल्ड एज पर्सन है, सिक पर्सन है, देन ही कैन आल्सो बी released on bail by magistrate despite the condition that an offence is punishable with death or life imprisonment. This is the provision. One more thing is there, sir, कि if the offences are triable by court of session, in that case whether magistrate is competent to grant bail or not. General tendency in courts are कि आमतौर पर पूछते हैं जी offences are triable by session court, okay sir, try there. But when we will go through the provision of 480 BNSS, I think ऐसे सीनियर बैठे हैं पर जहां तक मैं पढ़ चुका हूं, देयर इज नो सच बार फॉर मैजिस्ट्रेट फॉर रिफ्यूजल ऑफ बेल हिम व्हेन इन एनी केसेस द पावर हैज बीन गिवन तो ओनली ऑन दिस ग्राउंड कि जी ये ऑफेंस इज ट्राइबल बाय सेशन जज, यू शुड डिनाई हिम इन बेल। प्रैक्टिकली एक ट्रेंड बन गया कि नहीं करते, अदरवाइज नो सच बार इज देयर। वन मोर थिंग इज देयर कि जी ऑफेंस, सम ऑफेंसेस आर देयर इन बीएनएस आल्सो कि विच ऑफेंसेस आर पुनिशेबल अप टू डेथ, जैसे 326, 467 आईपीसी रेलेवेंट कोरस्पोंडिंग सेक्शन बीएनएस के मैं नहीं बता सकूंगा कि जहां 326 के केस है वहां इंप्रिजनमेंट इज अप टू लाइफ, 467 कैन बी सेंटेंस अप टू लाइफ, बट बार ऑफ 480 देर कीजिए तो लाइफ इंप्रिजनमेंट से है। इवन द ऑफेंस इज ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट बट सेम मैजिस्ट्रेट हैज नो पावर टू रिलीज हिम ऑन बेल। वेरी सरप्राइजिंग, वेरी मतलब डिस्टर्बिंग फैक्ट कि दैट मैजिस्ट्रेट कैन ट्राई दैट ऑफेंस, कैन डिसाइड दैट ऑफेंस, बट ही हैज नो पावर टू ग्रांट हिम बेल। इसके लिए 2000 या 2001 में रामजी वर्सेस स्टेट का केस है मेरे याद आ रहा है, उसके अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये क्लियरिफाई किया कि he has power to release him on bail when that magistrate is competent to try that offense, then but natural he has also power to release, grant or refuse जैसे भी है तो bail to this accused. This provision is my submission is regarding 480। नेक्स्ट आता है इसी के साथ चलते चलते मैं एक प्रोविजन यहां और लूंगा जो मेरे छूट गया, जो पहले लेना था वो ये है कि एक प्रोविजन बेल का, ये तो है एक्यूज को बेल प्रेयर करनी पड़ती है कि मेरे ऊपर बेल दे दीजिए। सम प्रोविजन सारा सीआरपीसी उसमें स्टेट कहता है कि जी आप बहुत अच्छे आदमी हो, प्लीज गिव सिक्योरिटी, आपसे हमें खतरा है, सोसाइटी को खतरा है, हम आपसे बाउंड करते हैं कि यू विल मेंटेन योर गुड बिहेवियर और पीस। और उसके लिए प्रोविजन है बीएनएस में 125 से 143 तक। ओल्ड में 107-51 जिसको कहते हैं 110 था, जो है 10 नंबरी होते थे, फिल्म भी बनी थी उसके ऊपर 10 नंबरी। उन 10 नंबरियों से जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है ही कैन आस्क दैट पर्सन कि प्लीज कम, आप अच्छे आदमी हो, आपसे बहुत खतरा है समाज को, प्लीज बाउंड योर सेल्फ बाई गिविंग सिक्योरिटी कि जी ये मैं मेंटेन रखूंगा गुड बिहेवियर या पीस समाज में। उसके लिए प्रोविजन आपने यहां डाले आप 125 से 143 तक बीएनएसएस में। 125 जो है वो दिया है पावर मैजिस्ट्रेट को और सेशन कोर्ट को कि आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल एंड आफ्टर कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज दैट कोर्ट कैन आस्क द एक्यूज टू फर्निश बेल टू मेंटेनिंग पीस फॉर द पीरियड ऑफ 30 years कि जी आप ये बेल दीजिए कि मैं इन फ्यूचर आल्सो विल मेंटेन पीस। देन आता है कीपिंग पीस के लिए और गुड बिहेवियर के लिए, उसके अंदर सेक्शन आपका 136 है, उसके अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन आस्क टू यू टू फर्निश बेल बॉन्ड कि मैं पीस मेंटेन करूंगा, गुड बिहेवियर मेंटेन करूंगा। ये भी एक बेल से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। और एग्जीक्यूटिव को पावर भी इतनी दी है, देखिए इसके अंदर जितनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को नहीं है। सपोज he is that executive magistrate is very competent to say that your surety is not sound. If a person is arrested merely on altercation between two brothers, दो भाई आपस में तू कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और एसएचओ और हेड कांस्टेबल हैज पावर टू अरेस्ट देम कि जी आई हैव सस्पिशन दैट पीस विल बी डिस्टर्ब, अरेस्ट कर लिया। देन अगेन पावर मैजिस्ट्रेट को, तहसीलदार को दे दी, ये पावर दे दी कि कितना ही साउंड श्योरिटी वो ले आए और देख के श्योरिटी इज नॉट साउंड, द पर्सन इज सेंट बिहाइंड द बार्स। और ये ऐसे प्रोविजन आ रहे हैं, इसके अंदर साइलेंटली
जो लेजिस्लेचर है इंसर्ट करती जा रही है ऐसे प्रोविजंस विदाउट एनी प्रोटेस्ट। अदरवाइज तो हमारे वकीलों का एक रोल था समाज के अंदर कि वी शुड ओपोज सच टाइप ऑफ प्रोविजन, जैसे अब बीएनएसएस में डाला है क्या कि जो टाडा के प्रोविजन थे, अदरवाइज एनी पर्सन कैन एनी एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस कैन बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द executive magistrate also, and he can also grant the judicial remand also. But in new BNSS, the power has been given to executive magistrate, then he can grant police custody for 7 days. Everyone knows ki what is the position of executive magistrate. They are the नुमाइंदे ऑफ दिस सरकार। सरकार जैसे चाहेगी किसी को आपको अगर 7 दिन पुलिस कस्टडी देनी है, कोई भी डिस्क्लोजर लिखना है, देन यू कैन वेरी इजीली से कि मैजिस्ट्रेट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं मिले, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नहीं मिला, देन वी आर बाउंड टू प्रोड्यूस हिम बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर, एंड दैट मैजिस्ट्रेट इज एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इज वेरी मच कॉम्पिटेंट टू ग्रांट पुलिस कस्टडी ऑफ 7 days. दिस प्रोविजन वाज इन टाडा, बट सरप्राइजिंगली ये सरकार या ये लेजिस्लेचर है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, पॉलिटिशियन जो है वेरी कनिंगली वन बाय वन इंसर्टेड दिस प्रोविजन इन द लॉ एंड विदाउट एनी ऑपोजिशन. अदरवाइज वी एज ए मेंबर ऑफ बार इट इज अवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी ऑफ आम आदमी. नॉट ए सिंगल प्रोटेस्ट वाज मेड अबाउट दिस प्रोविजन एंड दिस इज वेरी डेंजरस प्रोविजन. तो मेरी सबमिशन अगेन मैं इसी पर आऊंगा कि ये जो प्रोविजन है पीस कीपिंग के, और इसके अंदर भी एब्सोल्यूट पावर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दे दी, और इसमें देखिए कि आगे भी पावर दे दी. अगर वो बॉन्ड का दे दिया 6 महीने में पीस मेंटेन करूंगा, एंड एक एप्लीकेशन आ गई जिसने मेरे को थ्रेट किया, धमकी दी कि तेरे को मारूंगा, देन दैट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है पावर टू कैंसिल दैट बेल ऑर्डर एंड सेंड हिम द पर्सन इन द बिहाइंड द बार और फॉर द पीरियड, सपोज 6 महीने का बॉन्ड है और 2 महीने बाद उसको थ्रेट दी है, देन द पर्सन कैन बी सेंट बिहाइंड बार फॉर 4 months, रिमेनिंग 4 months कि जी आपसे खतरा है, आप 4 महीने अंदर ही. देखो कैसे खतरनाक प्रोविजन है. इन प्रोविजन से सरकार की जो अपनी पावर है दैट इज मेंटेन्ड इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो ये प्रोविजन इज रिगार्डिंग दिस पीस एंड गुड बिहेवियर के जी. नेक्स्ट मेरी सबमिशन सर बेल से रिलेटेड ही कि अब आ जाए हम रेगुलर बेल में. रेगुलर बेल फॉर 480 बिफोर मजिस्ट्रेट आई है वार सबमिटेड ऑलरेडी सर. अब आए जी पावर ऑफ सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट इन ग्रांटिंग द बेल. इफ द ऑफेंसेस व्हिच आर पनिशेबल डेथ, लाइफ imprisonment or other grievous offenses, then court of session has power to release him on bail, or high court has also power to release on bail. In this eventuality courts can impose conditions, and in breach of condition that bail order can be reviewed, can be cancelled. तो अब ये आएगा सर कि यहाँ आप खड़े हुए, बड़ा आसान है कहना कि 439 और अब 483 में आप सेशन कोर्ट में बेल लगा सकते हो किसी भी ऑफेंसेस की. उसके लिए आपको ये तो कोई भी पढ़ सकता है, सीआरपीसी बीएनएसएस में लिखा हुआ है, पर मेरा पर्पज क्या है कि आप करोगे क्या इस स्टेज के ऊपर. नेचुरली आप सेशन कोर्ट जाओगे तो ग्रीवियस ऑफेंस है. ग्रीवियस ऑफेंस के लिए यू शुड नॉट फाइल द बेल एप्लीकेशन मेयरली ऑन बेसिस ऑफ एफआईआर एंड रिमांड पेपर. कीजिए 302 का केस है, इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल पेंडिंग, वी शुड अप्लाई फॉर बेल. दिस इज द, मैं कहूंगा ज्यादती होगी क्लाइंट के साथ. तो फर्स्ट यू शुड वेट फॉर फाइलिंग चार्जशीट अगेंस्ट दैट एक्यूज. वो 60 डेज में अप टू 90 डेज का टाइम है, 90 दिन तक आप वेट कीजिए. उस 90 डेज में यू शुड बी वेरी मच केयरफुल अबाउट योर राइट, क्योंकि एक जगह और आपका राइट क्रिएट हो जाता है टू बेल का कि आफ्टर इलेप्स ऑफ दैट टाइम ऑफ 60 और 90 डेज इफ फुल फेल टू फाइल द चार्जशीट, then that magistrate is bound to release that person on bail. वो पुराना 167 था, अब 187 हो गया. इसमें 2 कैटेगरीज है ऑफेंसेस की. वन इज ऑफेंसेस पनिशेबल अप टू 10 ईयर. उसके अंदर कह दिया जी अगर आप 60 दिन तक चालान इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, चालान नहीं है, तो ऑटोमेटिक राइज हो जाएगा बेल का राइट. सिमिलरली अदर ऑफेंसेस में 90 दिन में अगर चार्जशीट फाइल नहीं है, देन राइट विल बी अक्रूड फॉर रिलीज ऑफ बेल. तो आपको क्या करना है उस हालत में कि आप यू शुड वेट, आप अपना केस लीजिए, आप बिल्कुल कहुए कि निगाह रखिए कि चालान फाइल हुआ है, दिन गिनते रहो हाथ पर, और जैसे ही 60 दिन हो जो ऑफेंसेस अप टू 10 ईयर वाले, इमीडिएटली यू शुड गो बिफोर मजिस्ट्रेट एंड फर्निश एप्लीकेशन कि प्लीज सर दिस इज द केस, इज द पर्सन इज बिहाइंड द फॉर सिंस वेरी लॉन्ग 60 डेज एंड चालान इज नॉट फाइल एंड द मजिस्ट्रेट इज बाउंड टू रिलीज ऑन बेल. और एक और इसी में मैं बोल देता हूं कि सपोज आपने एप्लीकेशन राइट क्लेम कर लिया, एप्लीकेशन मूव कर दी, एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हुई,
During pendency of that application, challan has been filed. Then Honorable Supreme Court says कि your right will not be defeated. मोहनलाल आचार्य केस 2001 सुप्रीम कोर्ट, उसमें क्लियर कट कह दिया कि सिंपली कि उसने उसका मस्ट है राइट अवेल करना. वंस ही अवेल्ड द राइट, दैट राइट नॉट शैल नॉट बी डिफीटेड. एक अब आप चल रहे हो वहां चलो ठीक है, चालान आ गया विद इन 90 और 60, देन व्हाट यू विल डू? केस इज कमिटेड टू कोर्ट ऑफ सेशन, देन यू शुड अप्लाई फॉर रेगुलर बेल इन दैट केस. और उसके लिए आप व्हाट यू हैव टू डू, नंबर एक, आप अपना चालान है उसको नंबर ऑफ टाइम्स गोन थ्रू हो उसके अंदर, जो मेरी प्रैक्टिस है पढ़िए. पढ़ने के बाद सेक्शन क्या है, 307, 302, रॉबरी, अटेम्प्ट टू रॉबरी, जो भी सेशन ट्राइबल केसेज है उनके अंदर आप देखिए कि इंग्रेडिएंट फुलफिल हो रहे हैं क्या इस ऑफेंस के. वंस यू विल फाइंड एनी लैकुना कि जी ये तो एक्सटोर्शन है, मनी की ट्रांजैक्शन तो हुई नहीं, सिर्फ ओनली थ्रेट है, तो 397, 395 के ऑफेंसेज अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं. या इंजरी है, ये 307 क्लेम कर रहे हैं पर इंजरी इज नॉट सच राइट कि डॉक्टर का ओपिनियन नहीं है, ओपिनियन है तो डिफेक्टिव है, तो यू शुड नोट दीज थिंग्स. देन यू विल सी द रोल ऑफ और एक्यूज. जिसको सपोज आपके पास 4 एक्यूज है तो उनका रोल देखेंगे. एक मैन एक्यूज है जिसने सिर में कुल्हाड़ी मारी या गोली मारी, रिमेनिंग एक्यूज है एक खड़ा था जी उसने ललकारा मारा, एक ने कोर्ट होल्ड किया. देन यू शुड सी कि फर्स्ट हमें किसकी बेल लगानी है, ललकारे वाले की लगाते हैं जी, इसकी एज भी ज्यादा है, ललकारा है, इसका रोल भी नहीं है और इंजर्ड भी डिस्चार्ज हो गए. तो इन चीजों को लेके दूसरी चीज आप कोर्ट का माइंड देखेंगे. यहाँ बड़ी एक ट्रेजेडी हमारे साथ कि 2 कोर्ट्स है साथ साथ लगती. एक कोर्ट में आपकी आफ्टर फाइलिंग चालान, आफ्टर कमिटमेंट ऑफ द केस, बेल अंडर सेक्शन 307 इज ग्रांटेड वेरी इजीली. हाँ बाबू, चालान आ गया, चार्ज फ्रेम हो गया, ट्रायल विल टेक लॉन्ग टाइम, द पर्सन इज रिलीज ऑन बेल, एक्सेप्ट मोर ओवर द मेन एक्यूज कैन नॉट बी रिलीज, बट रिमेनिंग एक्यूज जनरली जो होता रहा है वो है कि रिलीज कर देते हैं. दूसरा साथ में जो कोर्ट बैठी है उसके अंदर 506 में बेल डिक्लाइन हो रही है. तो बेल के बारे में मामले में जहां तक आएगा, अगेन जजमेंट लो है, डिस्क्रिशन ऑफ जज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. और उसके लिए यू हैव टू रीड द जज हु इज सिटिंग इन द कोर्ट. उसके लिए आपको अपने आप का बिहेवियर, दूसरा उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, उसको फेथ में लिए बगैर यू कैन नॉट डू एनीथिंग. अगर आप थोड़ा एडामेंट हो गए यू कैन वेरी इजीली रिजेक्ट. अगर उससे कुछ लेना है देन यू शुड रीड हिज माइंड, यू शुड रीड सी हिज वर्किंग, then you should apply for bail. This is the provision is this regarding the bail under section 480, 483 sir, 439 का जो equivalent section है. है जी? नहीं, ये तो मैं आपने सुना नहीं, मैंने कहा था मेरे जहां तक तजुर्बा है कि आप अपना कंडक्ट भी देखिए, जज साहब का भी कैसे नेचर है, मैं इसी चीज से चला हूं साथ में. इधर करना चाहिए ना, ये जरूरी है ये. तो ये प्रोविजन है रिगार्डिंग रेगुलर बेल, एंटिसिपेटरी बेल, बेल बाय मैजिस्ट्रेट, डिफॉल्ट बेल. और एक और जो आमतौर पर होता है कि 482 जो अब है 528 बीएनएसएस का, कि इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट तो देखो हाई कोर्ट है, उसके पास इनहेरेंट पावर है, किसी भी केस में कभी भी कोई ग्रांट रिलीफ बेल की दे सकते हैं. अब एक प्रोविजन और है, दो मैं कहूंगा बेल से रिलेटेड, ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो 389 था सीआरपीसी का, अब 430 बीएनएस का हो गया है कि अब आपको अपील फाइल करनी है या ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का भी प्रोविजन है. उसमें अपीलेट कोर्ट कैन ग्रांट बेल और सस्पेंड द सेंटेंस फर्दर, और इवन द ट्रायल कोर्ट हु हैज कन्विक्टेड द एक्यूज अप टू 3 years, देन दैट कोर्ट आल्सो गिव हिम लिबर्टी टू रिलीज ऑन बेल फॉर अप टू द टाइम टिल फाइलिंग द अपील. तो ये मेरी सबमिशन है रिगार्डिंग बेल. तो टाइम प्रधान जी, ट्रायल तो बच गया मेरा. और बेल इज नॉट एब्सोल्यूट राइट, चाहे वो रेगुलर बेल हो या एंटिसिपेटरी बेल हो, दैट अगर मिसयूज होगा कंटिन्यूअस कंडीशंस कैन बी इम्पोज्ड. कंडीशंस है कि आप अब्रॉड नहीं जा सकते, पब्लिक विटनेसेस को थ्रेट नहीं करोगे, आप कोई भी ऐसा रेगुलरली आप थाने में अपनी हाजिरी लगाओगे या थोड़े टाइम बाद, तो अगर कोई इसको ब्रीच करता है दैट कैन बी बेल कैन बी कैंसिल्ड. तो आई थिंक आई हैव
स्पोकन एट लेंथ ऑन दिस बेल एप्लीकेशन। इसके बाद भी मेरी अगर रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को ना समझ में आए या मेरे से कोई क्लैरिफिकेशन चाहे तो आई एम अवेलेबल फॉर ऑल द टाइम फॉर यू। थैंक यू।